ली की पत्नी की मौत हो चुकी है। उसके घर में लास्ट रिचुअल चल रही है। शोक सभा में सभी रिश्तेदार आए हैं, मगर ली मौजूद नहीं। ली का साला उसे बार बार फ़ोन कर रहा है, मगर ली फ़ोन नहीं उठा रहा। बात यह नहीं कि उसे उसकी पत्नी की मौत का दुख नहीं हुआ। दरअसल अपनी पत्नी की मौत से वो बहुत डिस्टर्ब हुआ है। उसने जानबूझ के खुद को इस रिचुअल से दूर रखा है। रात को वो घर आता है तो उसे अपनी पत्नी की याद सताती है। वो यही सोच रहा है कि आज के बाद वह इस दुनिया में अकेला है। उसे प्यार करने वाली उसे हमेशा के लिए छोड़ के चली गई है। अपनी पत्नी से उसकी नाराज़गी की वजह क्या है, यह हमें अंत में पता चलता है। ली दूसरे दिन ऑफिस जाता है। वह एक इंश्योरेंस कंपनी में इन्वेस्टिगेटर का काम करता है। वह देखता है कि इंश्योरेंस क्लेम के लिए कोई फ्रॉड तो नहीं हुआ। ऑफिस में उसका साला उसका इंतजार कर रहा है। कल रिचुअल में न आने के लिए वह ली को मार के अपनी नाराजगी दर्शाता है। यहाँ ली का बॉस ली को एक केस हैंडओवर करता है, जिसमें एक 25 साल की अंधी लड़की का एक्सीडेंट हुआ है। कार ड्राइवर को 100% जिम्मेदार ठहराया गया है, जो इंश्योरेंस कंपनी के सीईओ के दोस्त का लड़का है। अगर कंपनी लड़की को कॉम्पनसेट करती है तो उससे साबित होता है कि ड्राइवर की गलती है, तो उसे जेल जाना पड़ेगा। कंपनी के हिसाब से वह लड़की का सुसाइड अटेम्प्ट था। कंपनी कम पैसे में सेटलमेंट करना चाहती है, मगर लड़की अनाथ है, तो यह सब उसके गार्डियन को तय करना है, जिसका इस दुनिया में पता नहीं। बॉस चाहता है कि ली यह साबित करे कि लड़की सुसाइड कर रही थी, तो उन्हें कॉम्पनसेट करना नहीं पड़ेगा। अब ली तहकीकात करने हॉस्पिटल पहुंचता है। लड़की कोमा स्टेट में है, बेड पे पड़ी है। उसे देख के ली को अपनी पत्नी की याद आती है। वह भी एक्सीडेंट में मरी हुई थी। लड़की का नाम मीसू है। ली जानता है कि वह कोमा में है, फिर भी वह उसे अपना परिचय देता है और उसे बताता है कि वह केस इन्वेस्टिगेशन के लिए आया है। अब वह वहाँ रखी मीसू की चीज़ें देखने लगता है। उसमें से एक पेबल वह उठाता है और गलती से अपनी पॉकेट में रखता है। ड्रॉवर में रखे मीसू के बचपन के फोटो को वह क्लिक करने लगता है कि तभी पीछे से खुद मीसू उसके पास आती है। उसे देख के ली पूरी तरह शॉक हो जाता है, क्योंकि मीसू तो बेड पे कोमा में पड़ी है, तो यह कौन है। मीसू भी जान के हैरान होती है कि ली उसे देख सकता है, मगर इस बात से वह बहुत खुश होती है। यहाँ नर्स अंदर आती है। वह ली को तो देख सकती है, मगर मीसू को नहीं। मीसू ली को छू के देखती है तो उसे पता चलता है कि वह उसे छू भी सकती है। अब हैरान ली वहाँ से चला जाता है, मगर मीसू को खुशी होती है कि अब वह अपने दिल की बातें किसी से शेयर कर सकती है। ली का बॉस चाहता है कि वह जल्द से जल्द मीसू के गार्डियन को ढूंढे ताकि वह सेटलमेंट कर सके। अब ली मीसू के गार्डियन का पता लगाने मीसू के अनाथ आश्रम चला जाता है। ली जानना चाहता है कि मीसू का एक्सीडेंट शहर से काफ़ी दूर एक छोटे से टाउन में हुआ, तो वह अंधी होने के बावजूद अकेली वहाँ क्या करने गई थी। ली को तहकीकात से पता चलता है कि एक्सीडेंट स्पॉट पे कोई भी स्टिक यानी काठी नहीं मिली, जो अंधे लोग सहारे के लिए कैरी करते हैं। तो अब ली यही प्लान करता है कि इंसिडेंट को एक सुसाइड का स्वरूप दिया जाए। ली को घर में उसकी पत्नी की याद सताती है, तो वह बाहर जाके बहुत शराब पीता है। उसी हालात में घर लौटते वक्त वह जेब में हाथ डालता है, तो उसके हाथ मीसू का वह पेबल लगता है जो उसने गलती से जेब में डाल दिया था। तो अब वह पेबल लौटाने हॉस्पिटल में मीसू के पास आता है, मगर अभी भी उसे यही सवाल सता रहा है कि अंधी मीसू शहर से इतनी दूर उस छोटे से टाउन क्यों गई थी। अब ली नशे में बेड पे पड़ी मीसू से बातें करने लगता है। वह उससे कहता है कि अंधी होने के बावजूद उसमें इतनी हिम्मत है कि वह मौत से जूझ रही है, और वह खुद ठीक ठाक होने के बावजूद जिंदगी से लड़ के तंग आ गया है। बेड पे पड़ी मीसू के हाथ में थोड़ी चेतना आ जाती है, मानो वह ली की बातें सुन रही हो। ली इमोशन में आके अपनी मरहूम पत्नी की क्लिप देखने लगता है और वहीं पे लुढ़क जाता है। सुबह उठने के बाद ली वह क्लाइंट उसे बताता है कि उसकी कोई मजबूरी है। तभी वहाँ पे मीसू आती है। अब बात यह है कि वह सिर्फ ली को दिखती है, उस क्लाइंट को नहीं। अब ली को हवा में बातें करते देख वह क्लाइंट हैरान हो जाता है। ली को यह पता नहीं कि मीसू को सिर्फ वही देख सकता है और कोई नहीं। मीसू उसे बताती है कि वो मीसू है, मगर ली के समझ में नहीं आता कि अगर वो मीसू है तो बेड पे पड़ी लड़की कौन है। क्लाइंट ली को पागल समझ के वहाँ से चला जाता है। अब मिरर के सामने से गुजरते हुए ली की नज़र मिरर पे जाती है, जिसमें मीसू का रिफ्लेक्शन नहीं दिख रहा, जो है तो उसके साथ। अब इस बात से ली पूरी तरह घबरा जाता है और वहाँ से भाग खड़ा होता है। रात को ली को उसके मोबाइल पे उसकी मृत पत्नी का फ़ोन आता है। वह देख के ली शॉक होता है। वह फ़ोन उठाता है तो दूसरी तरफ से उसे उसकी पत्नी की आवाज़ सुनाई पड़ती है। इस बात से ली घबरा जाता है, मगर वह उसका सपना होता है। ली दूसरे दिन हॉस्पिटल जाता है तो उसे हॉस्पिटल की छत पे बैठी मीसू दिखाई देती है। वह छत पे जाता है तो देखता है कि पानी की बूंदें मीसू के हाथ से आर पार जा रही है। यह देख के वो वहीं पे बेहोश होता है।
अब होश में आने के बाद मिसू ली को बताती है कि जब बेड पे पड़ी मिसू नींद में होती है तो वह उसके शरीर से बाहर आ जाती है और जब वह जाग जाती है यह मिसू गायब हो जाती है। मिसू ली को बताती है कि जब से एक्सीडेंट हुआ है यही होते आया है। उसे खुद को इस बात से ताज्जुब है। मिसू ली को बताती है कि वह सबको देख सकती है मगर कोई उसे देख नहीं सकता, सिर्फ ली ही उसे देख सकता है। ली उसे पूछता है कि क्या वो कोई भूतनी है। मिसू उसे बताती है कि भूत मरे हुए लोगों के होते हैं, जिंदा लोगों के नहीं। मैं कोमा में ही सही मगर जिंदा हूँ। हो सकता है यह मेरी अंतरात्मा हो। अब ली के मन में सवाल उठता है कि वही क्यों मिसू को देख सकता है, इसके पीछे क्या वजह है। मिसू को लगता है कि अगर वो मर गई तो उसकी आत्मा भी उसके शरीर के साथ चली जाएगी, मगर चूंकि वह 2 महीने से जिंदा है तो कुछ तो बात है जिसकी वजह से मौत के दहलीज पे उसकी जान अटकी हुई है। मिसू ली से कहती है कि चूंकि वह देख सकती है तो वह बाहरी दुनिया देखना चाहती है, मगर ली इस घटना से डरा हुआ है तो वह मिसू का पीछा छुड़ाना चाहता है। मिसू हाथ जोड़ के उससे मिन्नतें करती है कि वह उसकी तमन्ना पूरी करे। उसका वह भोला भाला चेहरा देख के ली एक पल रुक जाता है। अब वह मिसू को अपनी गाड़ी से बाहर घुमाने लेके जाता है। बाहर की वह दुनिया देख के मिसू आश्चर्य से दंग रह जाती है। अब तक की जिंदगी उसने अंधेपन में गुजारी थी। दुनिया को जानने के लिए उसके पास 2 ही सेंस थे, एक स्पर्श और दूसरी सुनने की शक्ति। ली उसे उसके अनाथ आश्रम लेके जाता है जहाँ शादी हो रही है। दुल्हा अंधा होता है। मिसू ब्राइड की फ्रेंड होती है, मगर चूंकि मिसू हॉस्पिटल में है तो वह मिसू की वीडियो लगाते हैं जिसमें अंधी मिसू उन दोनों को बधाई देते हुए दिखाई देती है। मिसू सोचती है कि काश उसकी दोस्त उसे देख पाती। यहाँ मिसू भले ही किसी को ना दिख रही हो मगर उसका कुत्ता उसकी आत्मा को पहचान जाता है, जिससे मिसू बहुत खुश होती है। शाम को ली मिसू को हॉस्पिटल छोड़ता है। वो उसे थैंक्स कहती है। यहाँ ली का बॉस उससे उसके केस के प्रोग्रेस के बारे में पूछता है, मगर ली उसे कुछ बता नहीं पाता, जिससे बॉस और टेंशन में आता है। वह ली को प्रेशराइज करता है कि वह जल्द से जल्द मिसू के गार्डियन को ढूंढे। अब ली और मिसू में दोस्ती बढ़ती है। वह उसे छू के बताती है कि उसके अंदर कितना दुख छुपा हुआ है। मिसू ली को बताती है कि पहले वो लोगों को टच कर सकती थी मगर देख नहीं सकती थी। अब वह उन्हें देख सकती है मगर टच नहीं कर सकती। अब वह समझ गई है कि देखने से ज्यादा स्पर्श में शक्ति होती है। आंखें धोखा खा सकती है, स्पर्श नहीं। अब ली मिसू को एक्वेरियम लेके जाता है। वह नज़ारा देख के मिसू समझ जाती है कि वह क्या कुछ मिस कर रही थी। दुनिया खूबसूरत है मगर सबसे खूबसूरत आंखें है जो खूबसूरती को देख सकती है। वहाँ एक्वेरियम में एक लड़की को अपनी माँ के साथ देख के मिसू थोड़ी इमोशनल हो जाती है। वह देख के ली मिसू को उसके माँ के बारे में पूछता है। वो ली को बताती है कि उसकी माँ ने उसे 4 साल की उम्र में ही अनाथ आश्रम के दरवाजे पे छोड़ दिया। उसे सिर्फ अपनी माँ की आवाज़ याद है। छोड़ते वक्त उसने उसके साथ उसका एक फोटो रखा जिसमें मिसू का नाम और बर्थ डेट थी। एक अंधी लड़की को पाल पोस के बड़ा करना एक माँ के लिए शायद मुश्किल है। उसकी बातें सुनकर ली भी इमोशनल हो जाता है। दोनों रास्ते से चल रहे होते हैं कि तब पतझड़ का मौसम शुरू होने की वजह से झाड़ से फूल और पत्ते नीचे गिरने लगते हैं, जिसे मिसू पहली बार देख रही है। वह गिरती पंखुड़ियों को अपने हाथों में समेटना चाहती है मगर पंखुड़ियाँ उसके हाथ से आर पार जा रही है। वह देख के ली उसके हाथ के नीचे अपना हाथ रखता है। अब पंखुड़ी उसके हाथ पे रुक जाती है। मिसू ली को देखने लग जाती है। उसके चेहरे पे स्माइल आता है। अब दूसरे दिन ली एक एक्सपर्ट को मिसू का बचपन का फोटो दिखा के मालूम कर लेता है कि 21 साल पहले वो फोटो किस स्टूडियो में निकाला था। तो वह गैंगोन नाम के एक छोटे से टाउन का स्टूडियो होता है जहाँ मिसू का एक्सीडेंट हुआ था। ली स्टूडियो जाके पता लगाता है तो वहाँ से उसे मिसू की माँ का पता मिलता है। अब वह उस सलून के सामने आता है जो मिसू की माँ किम का होता है। उस सलून के सामने ही मिसू का एक्सीडेंट हुआ था। अब ली जान जाता है कि अंधी मिसू इतनी दूर किस लिए आई थी। वह अपने माँ से मिलने आई थी। ली बाल कटाने के बहाने उस सलून में जाता है। वह किम को मिसू के बारे में बताता है। अब किम शॉक होती है। ली उसे बताता है कि 2 महीने पहले मिसू तुमसे मिलने आई थी और सामने ही उसका एक्सीडेंट हुआ। अब वह कोमा में है तो वह अपनी लड़की को एक बार हॉस्पिटल जाके मिल ले, मगर किम साफ इनकार करती है कि मिसू उसकी लड़की है। ली दुखी होकर वहाँ से बाहर निकलता है। यहाँ ऑफिस में मिसू की केस में कोई प्रोग्रेस ना देख के ली का बॉस उस पर बहुत खफा होता है। वो सोचता है कि केस को अब कोर्ट में ही ले जाना पड़ेगा। उसकी बातें सुनकर ली डिस्टर्ब होता है। दूसरे दिन ली हॉस्पिटल जाता है तो देखता है कि मिसू की माँ उसे चुपके से देख रही है। वह किम से कहता है कि हो सके तो वह अपनी बेटी के पास कुछ देर बैठे, जिसे उसे अच्छा लगेगा, भले कोमा में ही सही, मगर वह अपनी माँ को जरूर महसूस करेगी। उसे अपनी माँ की ज़रूरत है। मगर किम ली से कहती है
कि वह मिसू की माँ कहलाने के लायक नहीं। वह रोते हुए वहां से निकल जाती है। दीवार के पीछे खड़ी मिसू वह सब सुनती है। अब मिसू ली से कहती है कि बचपन से उसे इस बात से शर्म आती थी कि वह हमेशा उस औरत के बारे में सोचती रही जो अपनी लड़की को कब की भुला चुकी है। तो उसने सोचा कि जब वह बड़ी होगी तो एक बार वह अपने माँ से जरूर मिलेगी। इसलिए उस दिन वह उसके सलून चली गई। बाल काटते वक्त उसने अपनी माँ से कहा कि वो मिसू है, उसकी लड़की, जिसे सुन के किम शॉक हो गई थी। इतने साल बाद वह अपनी लड़की से मिल रही थी जिसे वह पूरी तरह भुला चुकी थी। मिसू उससे कहती है कि वह उससे कुछ नहीं चाहती, बस एक बार अपनी माँ के गले मिलना चाहती है। मगर किम उससे कहती है कि वह गलत पते पे आई है। मिसू किम से कहती है कि अगर उसे बुरा लगता हो तो वह उसे माँ कह के भी नहीं बुलाएगी, वह सिर्फ उससे मिलने आई है। मगर किम उसकी माँ होने से साफ इनकार करती है और वहां से चली जाती है। बेचारी अंधी मिसू का दिल पूरी तरह टूट जाता है। वह एक तरह से उसके लिए शौक था। उसी शौक में वह सलून से बाहर निकलती है और अपनी स्टिक वहीं पे भूल जाती है। रास्ते में चलते हुए उसकी आंखों से आंसुओं की धाराएं बहने लगती है। जिस माँ को मिलने के लिए उसने इतने साल इंतजार किया वह उसे अपनी लड़की मानने को तैयार नहीं। उसी शौक में मिसू रास्ता क्रॉस करने जाती है और वहां से गुजरती एक गाड़ी उसे उड़ा देती है और वह ऑन द स्पॉट कोमा में चली जाती है। और उसी वक्त उसके शरीर से उसकी वह आत्मा बाहर आती है। ऐसा कहते हैं कि अगर किसी की कोई इच्छा अधूरी रह जाती है तो मरने के बाद उसकी आत्मा भटकती है। उसी तरह कोमा में चली गई मिसू की आत्मा उसकी आखिरी इच्छा को पूरी करने के लिए भटकने लगी। मिसू ली से कहती है कि वह 2 बार अनाथ हो गई, जब बचपन में उसकी माँ ने उसका त्याग किया था तभी, और दूसरी बार उसने उसे अपनी लड़की मानने से इनकार किया था तभी। अब अचानक कोमा में पड़ी मिसू की कंडीशन क्रिटिकल हो जाती है। ली जान जाता है कि मिसू की जान उसकी माँ में अटकी हुई है। अब वह और मिसू की दोस्त दोनों किम को कन्विंस करने उसके सलून जाते हैं। वह उसे बताते हैं कि मिसू के पास वक्त बहुत कम है, तो आखिरी वक्त वह उसकी लड़की से मिले और उसे अपनाए, जिसके लिए वह हमेशा तरसती रही। मगर फिर भी किम नहीं मानती। दुखी होकर दोनों वापस लौटते हैं। ली को मिसू की जिंदगी पे बहुत तरस आता है, जिसकी जिंदगी में कोई ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। मगर दूसरे ही दिन चमत्कार होता है। किम मिसू को मिलने हॉस्पिटल आती है। वह देख के ली बहुत खुश होता है। किम लीगली उसे अपनी लड़की मानने को तैयार होती है। ली उसे कहता है कि अगर वह इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम करेगी तो उसे पूरा कॉम्पनसेशन मिलेगा जो मिसू के काम आएगा। अब कोमा में पड़ी मिसू से किम इमोशनली बातें करने लगती है। वह बेड पे पड़ी मिसू से कहती है कि मैंने हमेशा तुम्हें धुतकारा, मैंने तुम्हें कुछ नहीं दिया, तुम्हें मुझसे नफरत करनी चाहिए, प्यार नहीं। किम की बातें वहां खड़ी मिसू की आत्मा सुनती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। मिसू जो चाहती थी वो हुआ था। उसकी माँ ने उसे एज ए अपनी लड़की स्वीकार किया था। यहाँ ऑफिस में ली के बॉस को मिसू के क्लेम की बात का पता चलता है और उसे यह भी पता चलता है कि इस सब के पीछे ली का हाथ है, तो वो ली को काम पे से निकाल देता है। यहाँ मिसू ली को उसकी माँ से मिलवाने के लिए थैंक्स कहती है। अब वह चाहती है कि वह आखिरी बार उसकी एक मदद करे। वह ली से कहती है कि वह उसे अब मुक्ति दे, उसे मार दे, क्योंकि इस खुशी में वह इस दुनिया को छोड़ के जाना चाहती है। वह नहीं चाहती लोगों को उसकी वजह से तकलीफ हो। उसकी बातों से ली शॉक होता है। वह साफ इनकार करता है। ली नहीं चाहता अब और एक लड़की की मौत का वह जिम्मेदार हो। यहाँ हमें पता चलता है कि किम खुद को अपनी वाइफ की मौत का जिम्मेदार समझता है। उसे लगता है कि उसकी वाइफ भी बीमारी में यही सोच रही थी कि ली उससे तंग आ गया है। ली की वाइफ ने उसकी गैर मौजूदगी में खुद की व्हीलचेयर को गाड़ी के सामने झोंक दिया था। उसमें उसकी मौत हुई थी। पत्नी की इस हरकत से ली उस वक्त बहुत नाराज हुआ था, मगर उस वक्त उसकी वाइफ वही सोच रही थी जो आज मिसू सोच रही है। जब कभी कोई इंसान बीमार होता है तो उसके करीबी लोगों को बहुत दुख होता है, मगर जब उसकी बीमारी लंबे समय चलती है तो वही करीबी लोग उसकी मौत की दुआ मांगने लगते हैं। यही दुनिया की रीति है। मिसू ये जानती है, इसलिए वह चाहती है कि लोग उसे उसके जाने के बाद याद रखे, ना उसके जाने के बाद यह सोचे कि चलो छुटकारा मिल गया। कभी अपनी पत्नी की बीमारी को लेके ली के मन में भी यही ख्याल आए थे, तो इन सब बातों से ली वाकिफ है। बीमारी जिंदगी भर का प्यार भुला देती है। फर्स्ट इंप्रेशन इज नॉट लास्ट इंप्रेशन, बट लास्ट इंप्रेशन लास्ट लॉन्गर। अपने प्यारे इंसान के साथ गुजारे आखिरी वक्त हमेशा यादगार रहते हैं। मिसू ली से कहती है कि वह अपने प्यारे लोगों की यादों में रहना चाहती है। मिसू ली से प्रॉमिस चाहती है कि वह उसके जाने के बाद हमेशा उसे याद रखेगा। मिसू ली का हाथ हाथ में लेके कहती है कि हमारे पीछे दुनिया में कोई तो ऐसा होना चाहिए जो हमारे जाने के बाद हमेशा हमें याद रखे, तो ही जिंदगी का मतलब है।
ली को अब अपनी पत्नी का वो आखिरी स्पर्श याद आता है, जब वो उसे व्हीलचेयर पे अकेला छोड़ के गया था। उस स्पर्श में सच्चा प्यार था, जो उस वक्त ली नहीं समझ पाया। मगर अब मीसू को स्पर्श करके वह उसके फीलिंग को जान गया था। उसके सामने मीसू नहीं, उसकी पत्नी थी, जो चाहती थी ली उसे कभी ना भुला दे। वह ली के दिल में अपनी अच्छी मेमोरीज कायम रखना चाहती थी, इसलिए उसने आत्महत्या की थी। इंसान का उस वक्त मरना बहुत मायने रखता है, जब सब कुछ खुशहाल हो, ना कि तब जब उसके आसपास वाले उसकी बीमारी से परेशान हो चुके हो। अब ली हॉस्पिटल जाके मीसू की लाइफ सपोर्ट सिस्टम बंद करता है। ली मीसू का हाथ में लेता है। वह अपना हाथ हिला के उसे मानो थैंक्स कहती है। बेड पे पड़ी मीसू की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसकी आखिरी इच्छा भी पूरी हुई थी। मीसू को मुक्ति मिल जाती है और यहाँ ली भी जान जाता है, जिंदगी, मौत, बीमारी इसके बस में नहीं, मगर उस इंसान के साथ बिताए वह बेहतरीन पल हमारी पूंजी है। उसे संभाल के रखना चाहिए। वही उस इंसान के प्रति हमारा सच्चा प्यार है और उस इंसान को दी गई सच्ची श्रद्धांजलि है। मूवी यहाँ खत्म होती है। अगर आपको यह एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो